कोई भी विद्यालय मां सरस्वती का विद्या मंदिर होता है। वीणावाणी सरस्वती, पुस्तकधारी सरस्वती, हंसदायिनी हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती नमस्तुते, मां ब्रह्माणी सरस्वती नमस्तुते। आज गीता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में वार्षिकोत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री रामवत्स वर्मा जी, बीकापुर खंड के ब्लॉक प्रमुख श्री वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, चला लीजिए हो जाता है। इस विद्यालय के सर्वथा सम्मान के प्राप्त अध्यापक और अध्यापिकाओं, समक्ष उपस्थित सम्मानित देवियों, सम्मानित सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज वार्षिक उत्सव भी है। वार्षिक उत्सव पूरे वर्ष में विद्यालय में शिक्षा के संदर्भ में क्या दिया, क्या पाया, बच्चों ने क्या आत्मसात किया, अपने आप को सेवांत के लिए निकलने के लिए, सेवा कार्य के लिए निकलने के लिए कितने स्तर पर अपने आप को दक्ष बनाया। आज की तारीख में इस विषय को पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है। अध्यापक अध्यापिकाओं का भी एक बड़ा दायित्व बन जाता है कि छात्र छात्राओं को तैयार करने में कितनी सफलता के साथ किस स्तर पर उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। हाई स्कूल इंटर के बच्चों को परीक्षा में भी जाना होता है। परीक्षा के माध्यम से ही उनके योग्यता का स्तर निखर करके सामने आता है। उनके व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण हो पाता है। अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा देने के उपरांत निकल जाते हैं। यहाँ पर जो हंसी खुशी खेल के साथ आपस में प्रेम स्थापित करते हुए जिस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उन छात्र छात्राओं को विद्यालय छोड़ते हुए अपार कष्ट होता है। लेकिन विद्यालय छोड़ने वाले छात्र छात्राओं के प्रति एक ही निवेदन है,
आप जहां भी जाएं, जिस रूप में भी जाएं, जिन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आप तरक्की के मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें, ऐसे विद्यालय को कभी नहीं भूलिएगा जहां पर आपको बुनियादी शिक्षा मिली। यहाँ के अध्यापक परिवार को, विद्यालय परिवार को आपको नहीं भूलना चाहिए, सर्वथा आपको याद रखना चाहिए। अध्यापक अध्यापिकाओं से मेरा केवल एक ही निवेदन है, आप अच्छी शिक्षा देते हैं, अध्यापन कार्य आपका उत्कृष्ट होता है, केवल बच्चों के बीच में सकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करें और सकारात्मकता का मंत्र आपके द्वारा लगातार उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद अगर उन्होंने आत्मसात कर लिया तो कोई भी बच्चा, छात्र हो या छात्रा, अपने जीवन में असफल नहीं होगा, उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता रहेगा। इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करने में उसका अपार योगदान निश्चित रूप से इस धरती को मिलेगा। केवल सकारात्मकता पैदा करना है, चाहे 1 बार में, चाहे 10 बार में, चाहे 50 बार में। झूठ बोलने वाले लोग 50 बार झूठ बोल करके झूठ को सच मनवा लेते हैं, तो हम सच को 10 बार 50 बार बोल करके सच्चाई के स्तर को लोगों के बीच में, लोगों तक पहुंचा करके उन्हें आत्मसात करने का यत्न क्यों नहीं कर सकते? प्यारे बच्चों, आज छत्रपति महाराज शिवाजी की जयंती भी है। इस नाते मेरा अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ सुनने का प्रयास करें। 7वीं सदी तक इस देश में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लोग अपने कारोबार भी लगे थे, विकास भी कर रहे थे और राजपाट भी चल रहा था। लेकिन 8वीं सदी के आने के साथ ही इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। मुगलों का आगमन, मुगलों का आक्रमण 8वीं सदी में ही शुरू हो गया। तब से यह देश छत्र विछत्र होने लगा। 711 में मोहम्मद गजनी ने इस देश पर अनेकों जगह आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण करके पूरा लूटने का कार्य किया। उस मंदिर के प्रमुख फाटक को, दरवाजे को निकालने के बाद उसे लेकर के गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आज भी ज्यों का जो पड़ा हुआ है, इस प्रकार का भवन भी कोई नहीं बनवा पाया। अफगानिस्तान के लोग नहीं बनवा पाए जिसमें उस फाटक को लगा सके। 2 लाख भारत के लोगों को यहां से गुलाम बना करके अफगानिस्तान ले जाने का कार्य किया। 1001 में मोहम्मद गजनी, क्षमा कीजिएगा, 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने ये किया। 1001 में मोहम्मद गजनी ने इस देश पर हमला करके इस देश में तबाही लाने का कार्य किया। सोमनाथ मंदिर को भी लूटने का कार्य किया।
1293 में मोहम्मद गोरी लगातार तबाही का तांडव इस देश में फैलाते गए। इस देश के विकृत जाति व्यवस्था का लाभ उठा करके लगातार कदम आगे बढ़ाते गए। इस देश के राजा पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ, परास्त हो गए, कैद हो गए। यहाँ उदारपंथी व्यवस्था, उदारपंथी भावनाएं तब से लेकर के आज तक कूट कूट करके भरी भरी हुई है। उसी के चलते मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा करने का सबसे बड़ा भूल किया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके उनकी हत्या करके पूरे हिंदुस्तान को तबाही के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ाने का तब से लेकर के लगातार अनेक मुगल इस देश में तानाशाह, तैमूर जैसे तमाम अलाउद्दीन खिलजी तमाम लोग आते गए। औरंगजेब का उदय होने के साथ जैसे अपने पूरे परिवार को तबाह करने, उनकी हत्याएं करने के बाद को इस देश का बादशाह बना, उसके अत्याचार की सीमा नहीं। तभी जाकर के इस देश में उन्नीस फरवरी 1630 को शाहजी महाराज के पुत्र के रूप में जीजाबाई को गिराबाई के कोख से छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पूरी वीरता का प्रशिक्षण देने के साथ सम्राट गुरु रामदास के सानिध्य में आने और उनके द्वारा एक योद्धा के रूप में स्थापित होने के साथ लगातार मुगल राजाओं को, सुल्तानों को, वजीरों को परास्त करते हुए अनेक रियासतों पर कब्जा करते गए। 8वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक जो हुआ था, जो हाहाकार इस देश में मचा हुआ था मुगल शासकों के द्वारा, उसे रोकने का कार्य छत्रपति शिवाजी ने ही किया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब जैसा बादशाह जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में अन्याय का अभिप्राय बन गया था, अन्याय का स्वरूप बन गया था, अन्याय का प्रायवाची बन गया था, शिवाजी से घबरा करके शिवाजी की हत्या करने के उन्होंने योजना बनाई। हत्या करने के लिए अफजल खान जो शिवाजी से कद काठी में बहुत लंबे चौड़े तगड़े हुआ करते थे, प्रतापगढ़ के नीचे जो महाराष्ट्र में है, शिवाजी से संपर्क करने का उन्होंने सूचना दी। ये तय हुआ कि दो लोग जाएंगे। शिवाजी के साथ 2 लोग आए, अफजल खान के साथ भी 2 लोग। ये भी तय था कि कोई शस्त्र नहीं होगा। अफजल खान तलवार लेकर के आए और आने के बाद जब गिरह मिलने को हुए तो पूरी ताकत के साथ शिवाजी जिसको पहाड़ी चूहा कहते थे,
दबोच कर मार डालने का प्रयत्न किया। शिवाजी ने कमर से नखा, भाग का नखा निकाल करके पेट छीन दिया और अफजल खान के हत्या पर कर। उसके बाद औरंगजेब भी काम किया और लगातार शिवाजी के कदम पड़ते ही चले गए। मैं थोड़ा सा राजा अभिषेक के बारे में बात करना चाहता हूं समय अभाव होने के नाते। शिवाजी के बढ़ते कदम के साथ शिवाजी को ताकत की आवश्यकता थी। अकेले शिवाजी निजाम शाही, मुगल शाही, आतंक शाही से अकेले लड़ रहे थे। इस नाते उन्हें ताकत की आवश्यकता थी, लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। इस नाते राजा अभिषेक के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कोई भी उनका राज्याभिषेक करने को तैयार नहीं हुआ। लोग ये मानते थे, कहते थे ये तो क्षत्रिय है नहीं, तो इनका राज्याभिषेक कैसे हो सकता है, राजा के रूप में इनकी स्वीकारोक्ति कैसे बन सकती है। एक पाटिल नाम के व्यक्ति ने कुणबी मजदूर, कुर्मी मजदूर के बेटे के साथ दुष्कर्म कर दिया। उन्हें पकड़ करके शिवाजी के सामने पेश किया गया और पाटिल ने कहा, शिवाजी तो मुझे सजा दे ही नहीं सकते हैं, इस तरह से ये उच्च वर्ग के नहीं है, ये राजा भी नहीं, इनका अभिषेक भी नहीं हुआ, ये ब्राह्मण भी नहीं, इस तरह से मुझे सजा कैसे दे सकते हैं। शिवाजी ने अपना एक दरबार सामंतों को बुला करके, अपने योद्धाओं को बुला करके दरबार लगाया। व्यवस्था करने वाले ने बीच में शिवाजी का ऊंचा स्थान लगा, वहां पर बैठे हुए इन्हीं के अपने योद्धा, इन्हीं के अपने सामंत विरोध में आ गए और विरोध में आने के बाद फिर वही बातें दोहराने लगे और ये भी कहा ये शूद्र हुआ करते हैं, इस तरह ऊंचाई पे कैसे बैठ सकते हैं। तब जाकर के एक सलाह के मुताबिक काशी के पंडित गागा भट्ट से संपर्क हुआ और गागा भट्ट महाराष्ट्र गए और जाने के बाद शिवाजी को क्षत्रिय साबित करने में पुराने संबंधों को जोड़ मरोड़ तोड़ करके, गुणा भाग जोड़ घटाव करके क्षत्रिय स्थापित किया। तब जाकर के शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो पाया और तब जाकर के और ताकत उनकी बड़ी, राजा और छोटे छोटे राजा उनके साथ जुड़े, तब उनके कदम आगे बढ़े। आदिल शाह भी पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। इसी प्रकार से और भी ताकत है, औरंगजेब भी कांपने लगा और शिवाजी महाराज उत्तरोत्तर लगातार आगे बढ़ते गए। केवल उनकी इस देश को दिया हुआ एक रचनात्मक उपलब्धि के बारे में चर्चा करके ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। भारत 3 कोने से समुद्र से घिरा हुआ, मुगल चले जाते थे तो घोड़े से होकर के पैदल आते थे, पठार मैदानी क्षेत्रों से आते। समुद्री इलाकों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, अवगत नहीं थे। तब शिवाजी महाराज ने जो हिंदुस्तान समुद्री इलाकों से 3 कोने से घिरा हुआ है, उसमें नौसेना तैयार करने और युद्ध कूद तैयार करने के बारे में सोचा।
लगातार प्रयत्न करते, लगातार जूझने के बाद 27 युद्ध पोत। आज इतना समय बीत जाने के बाद भी युद्ध पोत 27 हमारे भारत में नहीं। 500 नौकाएं, 5000 नौसैनिक जो अपने कार्य में कुशल से दक्ष थे, युद्ध नीति रीति में पारंगत थे, तैयार करने का कार्य किया है। आज इस देश में शिवाजी महाराज को नौसेना का अग्रज कहा जाता है, नौसेना का संस्थापक इस देश का कहा जाता है। अभी एक युद्धपूर्व जल में उतरा और वो शिवाजी का जो चिन्ह है, वो चिन्ह वहां के ध्वज में शामिल किया गया। नौसेना का जब भी आयोजन होता है, जब भी नौसेना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती मजबूत होती है, इस देश की सेवा में काम आती है, छत्रपति शिवाजी सर्वथा याद किए जाते हैं। मेरे भाइयों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कार्यक्रमों संबोधन की एक मर्यादा भी होती है और बच्चों का कार्यक्रम है, इस नाते बच्चों का कार्यक्रम प्रमुख रूप से होनी चाहिए। मैं आज इन्हीं बातों के साथ ये अवश्य कहना चाहूंगा, अगले साल शिवाजी जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाए और भी पूरे तैयारी के साथ 15-20 दिन पहले की तैयारी के साथ मनाई जाए, ताकि शिवाजी जयंती को और वार्षिकोत्सव को लोग व्यापकता के साथ जान सके और अगले वर्ष तक अध्ययन और अध्यापन में इस प्रकार का होना चाहिए कि इस विद्यालय का नतीजा, इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा देने के बाद जो उनका रिजल्ट आए वो पूरे जिले में देखने आए थे, उत्कृष्ट नतीजा देखने को मिले, तभी समाज को, अभिभावकों को, यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और ये विद्यालय फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। इस अयोध्या जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में इस विद्यालय का नाम होगा। ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय।